नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। बीजेपी नेता प्रज्वल रेवन्ना को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी प्रज्वल रेवन्ना के बारे में सब कुछ जानती थी, इसके बाद भी नरेंद्र मोदी ऐसे व्यक्ति को साथ लेकर घूम रहे थे। जब सच्चाई बाहर आई तो बीजेपी के लोगों ने भ्रम फैलाना शुरू किया। बीजेपी कह रही है कि प्रज्वल रेवन्ना के ड्राइवर ने इनकी जानकारी कांग्रेस को साझा की थी, जो कि बिल्कुल झूठ है। ड्राइवर ने कहा कि उसने सारी जानकारी बीजेपी के नेताओं को दी थी। उसके बाद बीजेपी सब कुछ जानती थी और उसके बाद भी ऐसे व्यक्ति को नरेंद्र मोदी साथ में लेकर घूम रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को प्रोत्साहित कर रहे हैं, सब कुछ जानने के बावजूद। और अब मैं आगे की बात करूं, जब ये खबर सामने आई तो बीजेपी के लोगों ने भ्रम फैलाना झूठ बोलना शुरू किया। एज यूजुअल दे रिजॉर्टेड टू लाइज एंड वन ऑफ द बिग लाइज वाज दैट द ड्राइवर हैड शेयर्ड द डिटेल्स विद कांग्रेस लीडरशिप। एब्सोल्यूट नॉनसेंस, एब्सोल्यूट लाइज। ग्रेटर नोएडा की तरफ एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी। बीजेपी सब कुछ जानती थी और उसके बाद भी ऐसे व्यक्ति को नरेंद्र मोदी साथ में लेकर घूम रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को प्रोत्साहित कर रहे हैं, सब कुछ जानने के बावजूद। और अब मैं आगे की बात करूं, जब ये खबर सामने आई तो बीजेपी के लोगों ने भ्रम फैलाना झूठ बोलना शुरू किया। एज यूजुअल दे रिजॉर्टेड टू लाइज एंड वन ऑफ द बिग लाइज वाज दैट द ड्राइवर हैड शेयर्ड द डिटेल्स विद कांग्रेस लीडरशिप। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने एक बार और पीएम मोदी पर हमला किया। पीएम पर पलटवार करते हुए बोला कि पीएम मोदी के झूठ ने एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया। आज जो बच्चे कांग्रेस दफ्तर पर प्रदर्शन करने आए थे, वे नहीं जानते थे कि यहाँ क्यों आए हैं और किसका विरोध कर रहे हैं। हिंदुस्तान का भविष्य व्हाट्सएप के झूठ और सच में अंतर नहीं समझ पा रहा। 2 लाख। ग्रेटर नोएडा की तरफ एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के नाम से। तमाम तरह के कोर्सेज है और जैसे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती है, खूब महंगी यूनिवर्सिटी है। सबसे सस्ता 3 साल का जो कोर्स है उसकी ट्यूशन फीस 50,000 रुपए सालाना है, मतलब 3 साल में करीब 1.5 लाख रुपए। वो एग्जामिनेशन फी मिला के करीब 2 लाख से थोड़ा ऊपर। और इसमें मैं हॉस्टल की, रहने की, खाने पीने की फीस नहीं जोड़ रही हूँ, तो एक महंगी यूनिवर्सिटी है। खैर, यहाँ के बच्चे आज कांग्रेस के दफ्तर धरना प्रदर्शन करने आए। हाथों में तख्तियां वगैरह ली हुई थी, कुछ नारेबाजी भी करने की कोशिश की जा रही थी। ये बच्चे इनहेरिटेंस टैक्स के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। वो इनहेरिटेंस टैक्स जो कांग्रेस के 48 पेज के मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं है, कांग्रेस की सोच का हिस्सा नहीं है। कांग्रेस के 55 साल के शासन में हमने कभी ऐसा नहीं किया। अलबत्ता 1985 में राजीव जी ने स्टेट टैक्स हटाया था, लेकिन फिर भी ये बच्चे धरना प्रदर्शन करने के लिए आए थे। मेरा अपना मानना है व्हाट्सएप पर कुछ ज्ञान पढ़कर बीजेपी के किसी लग्गू बग्गू नेता के द्वारा ये यहाँ लाए गए थे। तब तक वहां पर पत्रकार आशुतोष मिश्रा इंडिया टुडे ग्रुप के पहुंच जाते हैं। वो कुछ सवाल पूछते हैं इन बच्चों से, बड़े प्यार से पूछते हैं। इनहेरिटेंस टैक्स क्या है, हमें नहीं पता। कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा, हमें नहीं पता। क्यों आए हैं, हमें नहीं पता। तख्ती पर क्या लिखा है, तख्ती पर अर्बन नक्सल लिखा था, अर्बन मैक्सवेल पढ़ा जा रहा था। तो ये असलियत थी इन बच्चों की। इनको कोई जानकारी नहीं थी, इनको सत्य का कोई एहसास नहीं था। इनको ये भी नहीं पता था ये वहां पर क्यों लाए। ये भेड़ बकरी की तरह भेड़ चाल में शामिल होकर किसी लग्गू बग्गू बीजेपी के नेता के द्वारा जरूर वहां लाए गए होंगे। ग्रेटर नोएडा की तरफ एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यूपी के अलग अलग जिलों में जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो करेंगे। आपको बता दें कि मैनपुरी, एटा और फिरोजाबाद जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको उत्तर प्रदेश से हम दिखा रहे हैं, जहां पर आज सीएम योगी की तरफ से लगातार यूपी के अलग अलग जिलों में जनसभाएं की जाएंगी और साथ में रैली भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जाएगी। आपको बता दें कि मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद आज मुख्यमंत्री योगी जाएंगे, वहां पर जनसभा करेंगे और 11:20 पर मैनपुरी में सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो निकालेंगे और क्रिश्चियन कॉलेज तिराहे से महाराणा प्रताप चौक तक ये रोड शो चलेगा। दोपहर 1 बजे रामलीला ग्राउंड एटा में जनसभा को संबोधित करेंगे
सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 2:25 पर सिरसागंज फिरोजाबाद में जनसभा है सीएम योगी आदित्यनाथ की। तो बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर हम आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के अलग अलग जिलों में लोकसभा चुनाव के आगामी चरणों के लिए प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रोड शो करेंगे मैनपुरी में 11:20 पर। उसके बाद अलग अलग जिलों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, सीएम योगी आदित्यनाथ 3 जिलों के दौरे पे रहेंगे, जनसभा करेंगे, मैनपुरी में रोड शो भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ आपके पास है अपडेट? देखा जाए चरण में जो है मतदान होना है, और देखा जाए इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के ताबड़तोड़ दौरे देखने को मिले होंगे। देखा जाए सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 जिले के दौरे पर रहेंगे, मैनपुरी, एटा और फिरोजाबाद के दौरे पर रहेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो सुबह 11:20 पर मैनपुरी जाएंगे, जहाँ पर रोड शो करेंगे। दूसरी बात करें तो 1 बजे रामलीला मैदान एटा में जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर 2:25 पर जो है फिरोजाबाद पहुंचेंगे। देखा जाए इस प्रकार से दूसरे चरण में मतदान होना, और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है प्रत्याशी ये लगातार जो चुनावी मैदान से सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो 3 जिले के दौरे पर रहेंगे, और इस प्रकार से देखा जाए वहाँ के जो प्रत्याशी होंगे उसके पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। अगर हम मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी में आज ताबड़तोड़ दौरे देखने को मिलेंगे, और इस प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ समेत मायावती भी जो है दौरे पर रहेंगे। इसको देखते हुए जो मैनपुरी में जो है स्कूलों में छुट्टी कर दी गई, और 2.5 पुलिस बल की जो तैनाती कर दी गई, किसी प्रकार से जो है जो वहाँ पर अपर गेट से भेजना नहीं था। तो ऐसी चीजों को लेकर सामने रखते हुए और रूट डाइवर्ट भी किया गया है। आपसे देखा जाए तो जनसभाएं होनी है, तो नेताओं की जनसभा होनी, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के साथ प्रबंध किए गए हैं, ऐसे प्रकार के लोगों का अलग अलग दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अमित, मैनपुरी, एटा जो है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, तो आपको क्या लगता है कि इन जिलों में बीजेपी की पकड़ इन 10 सालों में जो केंद्र सरकार रही है, और पिछले 7 साल 8 साल हो गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ बीजेपी की कमान संभाले हुए हैं, सत्ता में हैं, तो कितना असर मैनपुरी, एटा में बीजेपी का बढ़ा है? देखिए, अगर हम बात करें तो कहीं समाजवादी पार्टी से कहीं न कहीं विकल्प माना जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ वहाँ पर चुनावी जनसभा करेंगे और जनता को संबोधित करने का काम करेंगे। लेकिन जिस हिसाब से देखा जाए मैनपुरी की बात करेंगे, कहीं मैनपुरी सीट जो आज सीट बने, क्योंकि यहाँ पर डिम्पल यादव सांसद और दोबारा जो है इनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया और दोबारा ये चुनाव लड़ रहे हैं। और इस प्रकार से देखा जाए तो कहीं न कहीं जनता है वो खेमे में जाएंगे, किसके बात करेंगे तो कहीं न कहीं। लेकिन देखा जाए तो सभी राजनीतिक पार्टियां जो अपना माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो अपने अच्छे जो उत्तर प्रदेश के जो सीएम है, कहीं न कहीं जहाँ पर प्रचार प्रसार करने के लिए जाते तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर बढ़त मिलती है और अच्छी जीतें हासिल होती है। लेकिन जिस प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे, जनता को संबोधित करेंगे, अपने काम गिनाने का काम करेंगे, लेकिन जनता है वो किसके खेमे में जाएगी तो आने वाला समय बता पाएगा। अमित, आपको क्या लगता है कि जो तीसरे चरण का चुनाव चल रहा है, होने वाला है, जो पहला और दूसरा चरण निकला है, जो वोट परसेंटेज कम आए हैं, इसको लेकर बीजेपी जो है वो चिंतित नजर आ रही है? यही वजह है कि अब बीजेपी की रैलियों की संख्या जो है और बढ़ गई है। बिल्कुल, अगर हाँ ये तो बिल्कुल साफ है कि जिस बात से मतदान हुआ, मतदान के बाद जो परसेंटेज देखने को मिले हैं वो कहने के हैरान करने वाले हैं, क्योंकि लगातार जो परसेंटेज घटता जा रहा है। और साल में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के हर दिग्गज नेता वहाँ पर स्टार प्रचारक, छोटे नेता कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हो, जनता के बीच में कहीं न कहीं कैंपेन चला रहे हैं कि वो मतदान करने के लिए जाए, अपने मत का प्रयोग करें। और जो अधिकारी है, जिला अधिकारी है, प्रशासन है, वो भी लगातार जो है कहीं के कैंपेन चला रहा है। लोग जो है घरों से निकले मतदान करने के लिए जाए, मत का प्रयोग करें। इसी को देखते हुए देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी या सीएम योगी आदित्यनाथ भी जनसभा को जो संबोधित करते हैं तो कहीं न कहीं जनता से ये अपील करते हैं कि लोग घरों से ज्यादा बाहर निकले और कहीं न कहीं अपने मत का प्रयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद अमित इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यूपी के 3 जिलों में लगातार ताबड़तोड़ रोड शो और रैली करेंगे। अगली बड़ी खबर भी यूपी से जुड़ी हुई है, जहां पर लखनऊ से बड़ी अपडेट आ रही है। बीजेपी के लखनऊ में आज
बड़ी बैठक होगी। संगठनात्मक बैठक में गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। शाम 5 बजे बीजेपी की तरफ से यह बैठक आयोजित की जाएगी। लोकसभा चुनाव के आगे के चरणों पर जो है वो बीजेपी नेताओं के साथ मंथन होगा। प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से लखनऊ में संगठनात्मक बैठक की जाएगी। इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि अगले जो चरण बचे हैं चुनाव के, जहां पर वोट होना है, जहां पर इलेक्शन होना है, उनको लेकर बीजेपी के बीच मंथन किया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ संवाददाता अमित फोन लाइन पर लखनऊ से जुड़ गए हैं। अमित, गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से संगठनात्मक बैठक की जा रही है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, आपको बता दें जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार बैठक कर रही है। बैठक की अगर हम बात कर लेते हैं, जिस प्रकार से देखा जाए तो चरणों में मतदान हुआ, मतदान का जो 1% घटा, किन कारणों से घटा, तो कहीं ना कहीं देखा जाए उत्तर प्रदेश में जो है आज लखनऊ में जो है अमित शाह की बैठक देखने को मिलेगी। रात बैठक की अगर बात करें तो कहीं शाम 6 बजे के बाद ये बैठक होगी। जिस प्रकार से देखा जाए अमित शाह के पहले कई जगहों पर दौरे देखने को मिलेंगे। दौरे के बाद वहां पर पहुंचेंगे, बैठक को संबोधित करने का काम करेंगे। बैठक में देखा जाए जिस प्रकार से संगठन के जो मंत्री हैं वो भी बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जो है बैठक में शामिल होंगे। तो कहीं ना जिस प्रकार से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार से देखा जाए जो चरणों में मतदान हुआ और मतदान की बात करें तो कहीं ना कहीं परसेंटेज घटा, कहीं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय जरूर बना हुआ। इसको लेकर बैठक करेंगे। जिन चरणों में मतदान होना है, जहाँ पर रैली करना है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है देखा जाए तो बैठक काफी महीनों में अहम बैठक हो। देखा जाए जिस प्रकार से दौरों की बात करें, जो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करना है या फिर बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक करना है, तो इन लोगों के बीच में जाए और जनता के लिए जो है वोट की अपील करें और जनता को जो है कहीं ना कहीं अपने मत का प्रयोग करने के लिए कहीं ना कहीं अपील करें। तो इसको लेकर देखा जाए तो बैठक से देखने को मिल रही है। और देखा जाए कहाँ पर जनसभा को संबोधित करना है, कहाँ पर दौरा करना है, कौन सा उनका दल है जो कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर बैठक से है। और तमाम महीनों में जो बैठक है वो काफी अहम मान जाए। अमित शाह आ रहे हैं बैठक में शामिल होने, आपको क्या लगता है जो वोट परसेंटेज पिछले 2 चरणों में अलग अलग राज्यों में कम हुआ, यूपी में 80 सीटें हैं, 80 सीटें जीतने का दावा जो है वो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, तो क्या ये वजह रही है कि बीजेपी को एक बार फिर चुनाव के बीच में बैठक करने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि वोट परसेंटेज घटे हैं और जब भी वोट परसेंटेज घटते हैं तो जीत हार का अंतर बदलता है और ऐसे में बाजी पलट जाती है। तो क्या यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से आज बैठक की जा रही है? बिल्कुल हाँ, बैठक की अगर बात करें तो काफी महीनों में बैठक ये अहम है। वो देखा जाए जिस प्रकार से अमित शाह की बात करें तो अमित शाह भी जो कहीं उत्तर प्रदेश में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं। आज की भी बात करें तो करीब 4 जिले के दौरे पर रहेंगे, अलग अलग जनता को संबोधित करने का काम करेंगे। और इसी को देखते हुए ये बैठक काफी महीनों में अहम तो मानी जा रही है। जिस प्रकार से वोट परसेंटेज घट रहा है, कहीं पे बहुत चिंता का विषय है ही। और उत्तर प्रदेश में कौन सी कमजोर सीटें हैं उन पर भी लेकर मंथन किया जाएगा। और तमाम महीनों में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो परसेंटेज है वो घटा, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता भारतीय जनता पार्टी के लिए है। और अमित शाह की बात करें तो अमित शाह कहाँ पर दौरे करेंगे, तो कौन सा मजबूत है, कौन सा कहीं ना कहीं स्थिति खराब है, तो इसको लेकर भी जायजा लेंगे। और प्रत्याशियों की बात करें तो कहीं से प्रत्याशी कौन सी जहाँ पर उनकी जो है रैली की मांग है, कहाँ पर क्या करना है, तो इसको लेकर पूरी रणनीति बनाई जाएगी। किन जिलों के दौरे पर जाता है, दौरे करना है, क्योंकि देखा जाए जो तीसरे चरण का मतदान होना और चौथे चरण में कहीं ना कहीं उनको जो है मतदान के लिए लगना है, तो उनके उत्तर प्रदेश से पूरी कमान संभालते हुए अमित शाह जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन पहले के भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पर काबिज होना चाहती थे, लेकिन वो पूरी तरह पूर्ति हुई नजर नहीं आ रही। इसीलिए इनके जो है बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और लगातार बैठकों का दौर भी अभी चल जा रही है। अमित, आपको क्या लगता है जो बाकी सीटें बची हुई हैं जिन पर अभी तक प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं हुई है, कैसरगंज की बात हो, रायबरेली की बात हो, आज इन सीटों पर भी बीजेपी की तरफ से मंथन किया जा सकता है और नाम सामने आ सकते हैं?
बिल्कुल, हाँ, देखा जाए कहीं ना कहीं आज की बात इस प्रकार से देखा जाए तो 3 चरणों में जो है जो नामांकन की कल आखिरी डेट है, कहीं ना कहीं वहां पर भी प्रत्याशी ने घोषित किया गया। तो ये भी माना जा सकता है कि इन जगहों पर प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान हो सकता है, क्योंकि समय ज्यादा बचा नहीं है। कल ही जो है आखिरी तारीख है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है, कौन प्रत्याशी बनाया जाएगा, कौन वहां से प्रत्याशी आएगा। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी आज चर्चा होने की संभावना जरूर बताई जा रही है। अमित, 400 पार का लक्ष्य बीजेपी लेकर चल रही, यूपी की 80 सीटें जीतने की बात की जा रही है, जबकि अखिलेश यादव राहुल गांधी की तरफ से महागठबंधन जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अब ये 400 पार के नारे नहीं लगा रहे हैं क्योंकि इन्हें 150 से भी ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। तो आपको विपक्ष के इस दावे में कितना असर नजर आता है, कितना दम नजर आता है? देखिए, अगर देखा जाए तो विपक्ष जो होता है कहने से जो मौजूदा सरकार होती है कानून बनाने का काम करते हैं, उन्होंने क्या काम नहीं किया, तो इसको लेकर देखा जाए तो कहने के वो भी जो दमकम के साथ प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी है, इंडिया गठबंधन है, कहने के उत्तर प्रदेश में जो काबिज होने के लिए पूरी तलाश करती हुई नजर आ रही, जनता के बीच में जा रहे, जनता को सम्मिलित करने का काम कर रहे, किस तरह से अपने ट्रेनिंग माहौल बनाया जाए, इसको लेकर तैयारी जरूर करती हुई नजर आ रही है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कहने से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की जो अपने सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ रही है, वो भी जनता के बीच में जा रही है और जनता को भी अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिन कामों से भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज है, कहीं न कहीं आगे वाले चुनाव में जो आगे जब जीत हासिल होगी, कहीं उन कामों को जो है किया जाएगा। तो इसको लेकर भी लगातार जो है लोगों के बीच में जाने के साथ साथ जनता को जो है तमाम सौगातें देने की भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं की जनता की बात करें, जनता क्या मूड बना है, किसी को देखा जाए इस बार जनता जो फिल्टर नहीं आ रही, वोट देने के लिए जाए तो कहाँ नाराजगी जनता के बीच में, किस कानून से जनता नाराज है, कहीं इसको लेकर भी लगातार ये बैठकों का दौर कहीं न कहीं करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। अमित, जब मोदी लहर आई थी 2014 में और 2019 में, तो वोट परसेंटेज को अगर देखें तो काफी उछाल आया था वोट परसेंटेज में। क्या लगता है कि मोदी लहर जो है वो थोड़ी कमजोर पड़ी है? यही वजह है कि जो अलग अलग चरणों के मतदान हुए हैं, 2 चरणों में, वो उसमें जो वोट परसेंटेज है वो गिरावट देखने को मिली है उसमें, या फिर ऐसे मुद्दे नहीं रहे विपक्ष या फिर सत्ता पक्ष के पास कि जो लोग उससे प्रभावित होकर अपना वोट देने बूथ तक पहुंच सके? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मैंने भी जनता के बीच में जानने की कोशिश की, जनता के बीच में इस चीज की जानने की कोशिश की आखिर लोग नाराज कहाँ पर है। तो लोगों की बात करें तो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं जीतने के बाद फिर जनता के बीच में नहीं आते और जनता को जो मूलभूत सुविधाएं वो नहीं मिल पाती, तो कहीं ना कहीं जो इनके कार्यकर्ता हैं वो भी इससे नाराज होते हैं कि इसलिए 1% घट रहा है। और इनका ये कहना है कि जनता का ये कहना है कि जो हमें मूलभूत सुविधाएं चाहिए वो मिल ही नहीं पा रही है, क्योंकि नेता जो है आते हैं प्रचार के समय आते हैं, जब प्रचार खत्म हो जाता है जीत कर आते हैं तो कभी नजर नहीं आते, तो हम वोट करने के लिए क्यों जाए। तो कहने की इसको लेकर भी लोग जो है नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो कहीं वोट परसेंटेज घटने का सबसे बड़ा कारण यही है। अमित, आपको क्या लगता है बीजेपी के लिए यूपी की 80 सीटों की राह कितनी आसान और कितनी मुश्किल होने वाली है? बीजेपी के दावों में कितनी सच्चाई नजर आती है कि यूपी की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी? देखिए, बड़ा चुनौती तो खड़ी नहीं होती हुई जरूर नजर है। जिस प्रकार से देखा जाए जो इंडिया गठबंधन है और गठबंधन की बात करें कहने से उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से दमकम के साथ प्रचार करती नजर आ रही है और सभी सीटों पर जो है काबिज होने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। और जिस प्रकार से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी भी उत्तर प्रदेश में माहौल बनाने की पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही, क्योंकि जिन सीटों पर उनको हार का सामना पिछली बार करना पड़ा था, उन सीटों पर काबिज होने की पूरी तैयारी करती हुई नजर आ रही। लेकिन जनता क्या मूड बनाए, क्योंकि ये आने वाला समय ही बता पाएगा, 4 दिन के बाद नतीजे आएंगे। लेकिन जनता जो है इस समय चिंता कुछ नहीं कहना चाहती ताकि किसके खेमे में जाएगी जनता, क्योंकि जनता को चाहिए, लोगों को चाहिए कि उनको जो है बेहतर काम मिले, बेहतर मूलभूत सुविधाएं होती है वो मिल सके। अगर उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो कहीं न कहीं क्यों वोट करने के लिए जाएंगे? तो बिल्कुल कहीं न कहीं कारणों से वोट परसेंटेज घटता हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन कहीं न कहीं जनता किसके खेमे में जाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताता है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित। बनाए रखिएगा नजर यूपी की राजनीतिक हलचल पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बेहद करीब से हम नजर रख रहे हैं और लोगों को अपडेट कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक होने वाली है शाम के समय में। अमित शाह इसमें शामिल होंगे, प्रदेश अध्यक्ष इसमें शामिल रहेंगे और अगले चरण के चुनाव को लेकर बीजेपी में मंथन होगा।
वहीं सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले आरोपी अनुज थापन ने पुलिस की कस्टडी में सुसाइड की कोशिश की थी। वहीं जब अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। पंजाब के रहने वाले अनुज थापन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में था। मुंबई की आजाद मैदान पुलिस इस मामले में FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस हिरासत के दौरान आरोपी अनुज थापन ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। रिपोर्ट्स की माने तो उसने पुलिस गन से खुद पर गोली चलाई थी। 32 साल के अनुज थापन ट्रक के हेल्पर के तौर पर काम करता था। थापन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में रहा और इस वसूली और आर्म्स एक्ट मामले में दर्ज है इसके खिलाफ मामले। ये बड़ी खबर जो है वो सलमान खान से जुड़ी हुई है। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले आरोपी जो अनुज थापन है, उनकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई है। पुलिस कस्टडी में उसने पुलिस की गन से खुद पर गोली चलाई थी। पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची थी और जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं आगरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित किया और पहले की सरकारों में भारत को गंभीरता से नहीं लिया, इस बात को लेकर कांग्रेस पर हमला किया। वहीं आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सारी दुनिया भारत को सुनती है, ये बात जो है वो उत्तर प्रदेश में आगरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से जनसभा में कही गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। सारी दुनिया में यदि किसी ने भारत का नाम ऊंचा करने का काम किया है तो वो PM मोदी हैं। विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत पहले कुछ बोलता था तो भारत की बातों को इतनी गंभीरता से नहीं लेते थे लोग जितनी गंभीरता से अभी लेते हैं। सारी दुनिया में भारत का कद इतना ऊंचा हुआ है कि यदि आज भारत किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत क्या बोल रहा है। वहीं कोविशील्ड वैक्सीन की सुरक्षा पहलुओं पर विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। बुधवार को जोखिम कारकों का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ चिकित्सा पैनल के गठन की मांग वाली याचिका अदालत में डाली गई थी। साथ ही जनता के स्वास्थ्य सुरक्षा के हित में निर्देश जारी करने की भी मांग की गई थी। जानकारी के मुताबिक वकील विशाल तिवारी की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि भारत में कोविशील्ड की 175 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। कोविड-19 के बाद दिल का दौरा पड़ने और अचानक बेहोश होने से होने वाली मौतों में बढ़ोतरी हुई है। युवाओं में भी दिल का दौरा पड़ने में कई मामले सामने आए हैं। अब कोविशील्ड के डेवलपर की ओर से यूके अदालत में दायर किए गए दस्तावेज के बाद कोविशील्ड वैक्सीन के जोखिम और खतरनाक परिणामों पर सोचने के लिए मजबूर है, जो बड़ी संख्या में नागरिकों को दी गई है। अदालत में डाली गई अर्जी में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक समिति गठित की जाए और कोविशील्ड के दुष्प्रभावों की जांच की जाए। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।